जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, यानी आपके क्लास 10th के फाइनल एग्जाम 2026 के लिए संस्कृत व्याकरण में भी क्या, तो इसके संपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हमने इसका पूरा का पूरा सिलेबस आपको समझा दिया था। हमने क्या बताया था कल की वाली वीडियो में? हमने कल के वीडियो में बताया था आपको, एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा, हम एक बार शेयर कर लेते हैं वीडियो को सभी जगह। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि हमने आपको बताया कि कल के वीडियो में हमने आपको क्या बतलाया था कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको बता दिया था हमने संस्कृत व्याकरण का, कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोग का बनता है। क्योंकि देखिए, ऑब्जेक्टिव आप लोग का बहुत ही मेन चीज़ है, और संस्कृत में आप बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा मेन है। क्योंकि सब्जेक्टिव में है कि आप गद्यांश से, निबंध से, इन सारी चीज़ों से अपना काम चला लीजिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव बिना पढ़ने आप लोग का काम बनने वाला चीज़ नहीं है। इसीलिए हम लोग आज की इस वीडियो में किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो कल के वीडियो में हमने आपको क्या बताया था? यदि आपने कल का सेशन ज्वाइन किया होगा तो आपको मालूम होगा कि हमने आपको बताया था कि आपका जो संस्कृत व्याकरण होता है, संस्कृत व्याकरण में कुल 7 ऐसे टॉपिक के बारे में हमने आपको बताया था कि इन 7 टॉपिक के बारे में यदि आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर आप लोग का व्याकरण का जो टेंशन है ये दूर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए व्याकरण का टेंशन आपका आराम से दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आप लोग का अप्रॉक्स हमने बताया था कि 40 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और हमने आपको बताया था यह भी कि अगर आप संस्कृत में अगर बुक थोड़ा बहुत भी पढ़े रहते हैं, बुक के चैप्टर्स इतने ज़्यादा आसान हैं कि आप मान के चलिए कि बुक अगर थोड़ा बहुत फैक्ट भी पढ़े रहिएगा तो 20 नंबर तो आराम से आपका आ जाएगा। बहुत कम भी कहें तो 20 नंबर तो आपका आराम से आ जाएगा। और पूछा जाता है बुक से 45 नंबर का क्वेश्चन, तो 45 में से तो 20 आप लोग ला ही लीजिएगा। हम लोग को 30 नंबर चाहिए, और 30 नंबर के लिए हम लोग को ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। और ग्रामर में कल हमने बहुत एक्सप्लेन करते हुए वर्ण पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था, और ये जो संधि जो टॉपिक था इसको भी कंप्लीट कर दिया था। अब हमारा क्या है, आज के इस वीडियो का टॉपिक है समास है, उसके बाद उपसर्ग है, उसके बाद प्रत्यय है, कारक है और धातु है। तो ये सेशन में जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे, जो भी इस सेशन में कंप्लीट हो पाएगा हम उस सबको इसमें कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। शुरू किससे करेंगे हम लोग, तो जो भी सीरीज वही आएगा उसको हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दे रहे हैं कि जो संधि था इसको तो हमने कल के वीडियो में डीपली बता दिया था, परंतु आज जो है हम लोग सारा चीज सारे को डीपली नहीं बताएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर से आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया, संस्कृत व्याकरण के सभी टॉपिक का प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में हमने संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, धातु ये सारा चीज़ बताया है, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए, कल के वीडियो में हमने आपको जैसा कि बताया कि कल का जो वीडियो था उसमें हम लोग पूरी तरह से किसको कंप्लीट कर चुके हैं, तो संधि जैसे अच्छे खासे टॉपिक को हमने कल के वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। ठीक, अब संधि कितना नंबर का आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो यह भी बताया था हमने कि कम से कम 2 से लेकर के 5 मार्क तक यह आपके पूछता है। ठीक है, तो संधि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने आपका कंप्लीट करवा दिया था। अब देखिए, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है उपसर्ग। तो चलिए पहले उपसर्ग का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, ताकि आप लोग जब क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग तो उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, तो उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होता है? उप उपसर्ग, देखिए आपको हम बता दें कि संस्कृत व्याकरण का सबसे आसान जो टॉपिक है वह उपसर्ग है। क्यों आसान टॉपिक है? क्योंकि उपसर्ग में केवल 22 उपसर्ग के बारे में आपको पढ़ना है। उस 22 उपसर्ग के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का उपसर्ग का मामला पूरा फिट हो जाएगा। पहले तो आप लोग को जानना पड़ेगा उपसर्ग होता क्या है। तो यदि आप हिंदी में पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे हिंदी व्याकरण में कि जो भी किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके किसी भी शब्द में चेंजेस ला देता है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। मतलब वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़ करके शब्द का अर्थ बदल दे उसको ही हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक, सेम टू सेम वही परिभाषा आप लोग का इसमें भी है, संस्कृत व्याकरण में भी है। वे शब्दांश जो
शब्द में के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको उपसर्ग कहेंगे। ठीक है। अब हमने जैसा कि आपको बताया कि बहुत सिंपल टॉपिक है उपसर्ग। क्यों सिंपल टॉपिक है यह भी हमने आपको बताया, क्योंकि देखिए उपसर्ग में आप लोग को ना तो कोई प्रकार के बारे में पढ़ना है, ना कुछ इसका भेद, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर पढ़ना का है हो। तो पढ़ना ये है कि इसमें आप लोग को 22 ठे उपसर्ग के बारे में। देखिए उपसर्ग हमने क्या बताया आपको, कि कोई शब्द का भाग होगा जो कि शब्द में चेंजेस ला देता है। जैसे कि हम लोग कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, कि उपकार, हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं, उपकार, उपकार, ठीक है, क्या एग्जांपल ले लिया हम लोग, उपकार। देखिए उसमें उपकार में जो उप है हमारा, स्टार्टिंग में जो उप लगा हुआ है, यही इसका उपसर्ग है। अगर हम लोग उप इसका हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। कार में आप उप जोड़िएगा तो उपकार हो जाएगा। तो कार का अलग अर्थ है, कार का अर्थ मतलब एक गाड़ी हो गया। लेकिन इसमें जब आप लोग उपसर्ग उप जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ चेंज हो जाता है, और यह उपकार, इसका अर्थ बदल जाता है। उपकार मतलब किसी पे भी हम लोग अगर किसी का हेल्प कर देते हैं, यानी हम उस पर उपकार किए। ठीक, तो उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग हमने आपको बताया कि किसी भी वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसको हम लोग उपसर्ग कहेंगे। अब देखिए 22 ठे टोटल हमने आपको बताया ना, 22 ठे होता है। कौन कौन होता है, एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। एक ठे होता है आपका परा उपसर्ग। परा उपसर्ग, परा उपसर्ग उससे शब्द कौन कौन सा बनेगा, तो प्रकार, प्रदेश, ये सारा जो शब्द है आपका परा उपसर्ग से बनेगा। इसके बाद दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा हमारा हो जाएगा परी उपसर्ग। कौन सा, तो परी उपसर्ग। ठीक, परी उपसर्ग से हो जाएगा आपका परिवेश, परिवार, ये सारा हो जाएगा आपका परिवेश से। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा प्रति उपसर्ग। क्या, प्रति उपसर्ग। अब प्रति उपसर्ग से क्या होगा, तो प्रति उपसर्ग से बन जाएगा हमारा प्रतिकार, प्रतिहार, ऐसे करके हमारा प्रति उपसर्ग से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद फिर हमारा होता है अप उपसर्ग। कौन सा, अप। अप क्या होता है, अप मतलब अप से बनेगा आपका क्या, तो अप से बनेगा आपका अपमान, अप से अपमान हो जाएगा, ऐसे करके अप से उपसर्ग से बनेगा। उसके बाद हमारा अनु उपसर्ग। क्या है, अनु। यदि आपको उपसर्ग याद होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, लाइव चैट में हम आपका लाइव जरूर देखेंगे। अनु उपसर्ग, अनु से क्या बनेगा, तो अनु से बनेगा अनुव्यय हो जाएगा, फिर उसके बाद अनुपकार हो जाएगा। इस प्रकार का शब्द जो है आपका अनु उपसर्ग से बन जाएगा। फिर उसके बाद हमारा है अ उपसर्ग। क्या है, तो अ उपसर्ग। अ उपसर्ग से क्या बनेगा, तो अ उपसर्ग से बनेगा हमारा अवकार, और फिर अवरोध, अवरोध, इस तरह का जो शब्द है हमारा, यह अ उपसर्ग से बनेगा। उसके बाद हमारा क्या है, अ के बाद हम लोग किसका बात करते हैं, तो अ के बाद हमारा आ। सिंपल एकदम, आ भी हमारा उपसर्गी है। आ से क्या हो जाएगा, तो आ से आना, फिर उसके बाद आ से बहुत सारे शब्द बनेंगे, हम केवल आपको रिवीजन करने के लिए बता दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपका सु हो जाएगा, सु हो जाएगा, सुकुमार। उसके बाद सु से बनेगा सुबह, इस तरह का जो है सु से हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा सम, सम से हो जाएगा संहार, संवाद, ये सारा आपका सम से बन जाएगा। उसके बाद उत, उत से हो जाएगा उल्लास, उल्लास, ये सारा उत से। इसी तरह से आन, आ, अपि, अभि, अधि, अत, इस तरह से टोटल हमने बताया आपको 22 उपसर्ग है। आगे हम आपको बताएंगे तो आप धीरे धीरे इसके बारे में जान जाइएगा। अभी स्टार्टिंग में इतना हम डिटेल पूर्वक चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग का डिटेल करने जाएंगे तो बहुत बड़ा लाइव स्ट्रीम हो जाएगा, और जिस कारण से वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही हम लोग मेनली चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारा यहाँ से है। देखिए पहला उपसर्ग, देखिए आप उपसर्ग टॉपिक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि किस शब्द से अभी उपसर्ग है, किस शब्द में अभी उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग बहुत सिंपल, हमने आपको बताया ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। केवल आप देखिएगा, अभी पूछ रहा है ना, तो जिसके स्टार्टिंग में अभी लगा होगा उसी में अभी उपसर्ग होगा। जैसे आप देखिएगा पहला में अभेद है, यह तो नहीं होगा। फिर अभैधिक, यह भी नहीं होगा। फिर अभितु, यह भी नहीं होगा। अभिवादन, हाँ, यह डी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगा क्या है, इसमें लगा हमारा अभी उपसर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निश्चय में कौन सा उपसर्ग है। देखिए निश्चय में कौन सा उपसर्ग है, तो निश्चय में स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, स्टार्टिंग में नी लगा हुआ है। ठीक, नी लगा हुआ है। और कल आपको संधि हम लोग पढ़ाए थे, तो पढ़ाए थे आपको कि निश्चय बनता है नी में जब विसर्ग लगेगा प्लस, नी में विसर्ग लगेगा प्लस सचय, सचय, निश्चय। ठीक है, निश्चय में बनता क्या कि स्टार्टिंग में नी ही रहता है, और यही विसर्ग संधि के अंतर्गत ही हमने पढ़ाया था आपको कि जो नी है यही स में बदल करके
चय साथ जुड़ करके निश्चय का निर्माण करता है, यानी इसके स्टार्टिंग में क्या लगा है, तो नी लगा है, यानी कि हो जाएगा हमारा नी उपसर्ग। उसके बाद हमारा कि किस शब्द में परी उपसर्ग लगा है, तो जहाँ भी आप देखिएगा कि परी लगल है वही इसका पर देखिए, माफ करिएगा, यहाँ पूछ रहा है परी उपसर्ग नहीं है, तो परी उपसर्ग कहाँ नहीं है, पहला में तो है, ये है परिचय है, दूसरा में परिणाम है, इसके बाद फिर आगे हम देखेंगे परिणय है, इसमें भी है, तो और इसमें है कि देखिए इसमें हर्स्व ई है और इसमें दीर्घ ई है, लेकिन क्वेश्चन में आपका हर्स्व पूछ रहा है और इसमें दीर्घ है, तो यह हमारा राइट हो जाएगा, इसमें परि उपसर्ग नहीं है। अगला हमारा उन्नति में कौन सा उपसर्ग है, देखिए हम कल हम आपको संधि में पढ़ाए थे कि उत जोड़ नति, उत जोड़ नति में हम लोग आपको पढ़ाए थे कि बनता है कि उन्नति बनता है उत जोड़ नति से, और यह हम आपको बताए थे किस में, तो व्यंजन संधि में उत जोड़ नति से बनता है उन्नति, यानी इसके स्टार्टिंग क्या आ रहा है, उत आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत उपसर्ग। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा है कि दुर्गमम में कौन सा उपसर्ग है, दुर्गमम में कौन सा उपसर्ग है। अब इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन आपको एकदम कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दू तो है, लेकिन दू का तो कोई आपस में अर्थ नहीं निकल रहा है, और यहाँ पे देखिएगा तो र के ऊपर में एक मात्रा लगा है, र की मात्रा, इसको हम लोग आधा र पढ़ते हैं, तो यहाँ बी में देखिएगा तो दूर है, और यहाँ पे नीचे में हलंत लिखा है। हलंत का मतलब क्या होता है, हलंत का मतलब किसी भी चीज़ का छोटा मान जो है आधा हो जाता है, किसके कारण, तो हलंत के कारण, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दुर्ग उपसर्ग लगा हुआ है। अगला हमारा किस शब्द में परि उपसर्ग है, तो जहाँ भी परि देख रहे हैं वहाँ लगा दीजिए, परिहार बिल्कुल राइट है, परार परहार में नहीं होगा, प्रकार में नहीं होगा, प्रतिकार में नहीं होगा। अब हमारा है प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग है, देखिए इसमें बहुत से लोग प्रत्या पे लगा देंगे टिक, जो कि बिल्कुल गलत है। आप संधि पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़ेंगे उसमें कि प्रति 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 जोड़ आशा होता है, क्या होता है, प्रति जोड़ आशा, प्रति जोड़ आशा होता है इसमें, किसमें, तो प्रत्याशा में प्रति जोड़ आता है। इसमें जो है हमारा ई, यहाँ पे ई जो है जुड़ता है अ से, ई जब अ से जुड़ता है तो हमारा किसका निर्माण करता है, तो य का निर्माण कर देता है। और ये किसमें पढ़े थे हम लोग, तो ये पढ़े थे ये चीज़ हम लोग यण संधि में, यण स्वर संधि में जब आपको हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि ई और अ के मेल से य का निर्माण हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रति, क्योंकि प्रत्याशा का निर्माण होता है प्रति जोड़ आशा के आपस में मिलने से। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा किस शब्द में प्र उपसर्ग है, तो जहाँ भी प्र देखिएगा वहाँ लगा दीजिएगा, यहाँ पे प्रे है, यहाँ पे प्रे है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे प्र है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए यही क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ई और प्लस अ का मेल होता है, ई प्लस अ का मेल से य का निर्माण होता है, और यह हमारा बन जाता है अध्यात्म, क्या होता है अध्यात्म, तो इसका सही आंसर क्या होता है, अधि जोड़ आत्म, अधि जोड़ आत्म, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला हमारा है पराभव में कौन सा उपसर्ग है, तो जहाँ भी स्टार्टिंग में परा देख रहे हैं वहाँ पे आप लोग मार दीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में परा है, सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द में वी उपसर्ग है, तो जहाँ भी आप लोग किस शब्द में वी उपसर्ग है। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे किस शब्द में वी उपसर्ग है पूछ रहा है, विवेक यहाँ भी है और विराट यहाँ भी, ठीक, और यहाँ पे बिहार, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे पूछना चाहिए था कि किस शब्द में उपसर्ग वी उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, यह पूछना चाहिए था, क्योंकि विवेक में भी वी उपसर्ग है और विराट में भी वी उपसर्ग है, लेकिन बिहार में वी उपसर्ग नहीं है, तो यह थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। अगला हमारा अभिज्ञान किस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभिज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो अभिज्ञान किससे बना है, अभी जोड़ ज्ञान से मिलकर के बना है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा अभिज्ञान, अभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, कि किस शब्द में परा उपसर्ग है, तो जहाँ भी स्टार्टिंग में परा देख रहे हैं आप लोग उसको लगा दीजिएगा। आप लोग मेरे से पहले कोशिश करिए आंसर देने का, आपके चैट को हम जरूर पढ़ ले हैं। अगला हमारा है कि परा है, तो परा में पराकाष्ठा में भी परा लगा है, लेकिन परिणाम में यहाँ परी हो जाएगा, यहाँ प्रा हो जाएगा और यहाँ पे प्रा हो जाएगा। अगला हमारे निवेदन में कौन सा उपसर्ग है, निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसके स्टार्टिंग में क्या लगा है, नी जोड़ वेदनम, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा नी। अगला हमारा नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो जिस भी शब्द के स्टार्टिंग में नी लगल है उसको आप मार दीजिएगा। अब आप देखिएगा कि निर्णय यहाँ भी है
नी यहाँ भी है, नी यहाँ भी है और नी यहाँ भी है। अब इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे बबुआ? तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, देखिएगा तो यहाँ नी के बाद ऊपर में र की मात्रा है, यहाँ भी आप देखिएगा तो नी के बाद र की मात्रा है, और यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे निरोग है। ठीक है, तो यहाँ पे तो यह ऐसे भी कट गया और यह भी ऐसे कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि इसमें र की मात्रा लग गया है। र की मात्रा का मतलब हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा नी और आधा र, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक, तो यह तो नी पूरी तरह से नहीं बनेगा। अब है इसमें और इसमें, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है कि ये जो निरोग है ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग करने में मिस्टेक किया गया है। निरोग असली में ऐसे लिखाता है, इसमें दीर्घ ई रहता है, नी रो ग ऐसे लिखाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और यह पूरी तरह से टाइप करने में दिक्कत हुआ है, इसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको हमने फिर बताया लाइव स्ट्रीम का मतलब यही होता है कि आप आंसर दीजिए मेरे से पहले, ताकि हमको भी समझ में आए कि आपका तैयारी कितना है। क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है आप लोग का, मुश्किल से 1 महीना आप लोग का समय बचा हुआ है। आप लोग कहिएगा कि अभी तो 1.5 महीना समय बाकी है, लेकिन भैया बीच में सरस्वती पूजा है, महाशिवरात्रि है, फिर उसके बाद महाशिवरात्रि है, फिर 26 जनवरी है। यह सारा पर्व त्योहार के कारण आप लोग का बहुत कम तैयारी हो पाएगा, इसीलिए समय बहुत कम है। आप एक बहुत सारे लोग चैट भी कर रहे हैं, जैसे रवि कुमार हेलो ब्रो कर रहे हैं, तो हेलो ब्रो नहीं करना है, यहाँ पे आंसर देना है। क्वेश्चन हमारा है कि किस शब्द में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। तो जहाँ भी आप देखिए अनु कहाँ पे लगा हुआ है, पहला में आनु लगा हुआ है तो यह ऐसे ही नहीं होगा। दूसरा में अनु है, ठीक है। तीसरा में यहाँ पे देखिएगा तो दीर्घ ई की मात्रा लग गई है, और चौथा में भी दीर्घ ई की मात्रा लग गई है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट है। सी जो बता रहे हैं वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा तो दीर्घ लघु ऊ की मात्रा लगी है, ना कि दीर्घ, और यहाँ पे दीर्घ है, यहाँ भी दीर्घ है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे तो व्यर्थ है, और यहाँ पे विशेष है, यहाँ पे विराम है, यहाँ पे वेदना है। अब आप देखिएगा तो यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो देखिए ये जो व्यर्थ है, व्यर्थ जो लिखा हुआ है, व्यर्थ किसके मेल से बनता है? तो ये मेल से बनता है वी, वी और जोड़, वी जोड़ अर्थ के मेल से बनता है। किससे? तो वी जोड़ अर्थ के मेल से बनता है। ठीक, यहाँ पे स्टार्टिंग में वी जुड़ता है। अब कैसे जुड़ता है? तो इसके लिए आपको संधि अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो व्यर्थ के स्टार्टिंग में वी रहता है, यहाँ पे तो वी दिख ही रहा है और यहाँ भी वी दिख रहा है, लेकिन वेदना में वी नहीं है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में वे लगा हुआ है। तो उपसर्ग में केवल आप लोग को स्टार्टिंग वाले चीज़ पे ध्यान देना है, और इन्हें उन्हें कहीं भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि परा उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है? परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो पहिल के भैया दिख रहा है हमारा पराजय बनल है, एकरा में कौन बड़ बात बा। अगला हमारा है कि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो आप देख लीजिए, दूसरा में तो परी है, और चौथा में परा है, और तीसरा में भी परा है, लेकिन पहला में ही परवेश लगा है, यानी यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अप उपसर्ग से अपना भी ये है, आहार तो नहीं होगा और आयोग नहीं होगा। अब आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे अपना भी है हो और अपयस भी है, अब एकरा में क्या करल जाए? तो देखिए यह जो अपना हमारा है और अपयस है, जब आप अपना को तोड़िएगा, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा डीपली काम करना पड़ेगा। अपना को आप लोग तोड़िएगा, अपना, अपना को आप लोग तोड़ते हैं तो यहाँ पे एक तरह तो आप लोग का अप आ जाएगा, उसके बाद ना बचेगा। क्या बचेगा? ना बचेगा, और ना का अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग को देखना है कि जो दो ठे आंसर आप लोग को लगेगा उसमें मिलाना है, जिसका अर्थ निकलेगा उस समझ दीजिएगा वही आंसर होगा। तो अपयस में यदि आप अप हटा दीजिएगा तो यस का कोई ना कोई तो अर्थ निकल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये सब रेयर केस है, वहाँ पे आपको देखना है कि रेयर केस में आप लोग को देखना है कि अर्थ निकल रहा है कि नहीं। अगला हमारा है कि प्रा उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? प्रा उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? पहल का तो प्रभाव है, जरूर बना है। दूसरा प्रदेश है, यह भी बनल है, और चौथा प्रगति है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है। ठीक, प्रश्न में आप लोग देखिएगा तो प्र हटा देंगे तो स्न का कोई अर्थ आपस में नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पे प्र उपसर्ग जुड़ा ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हो उपकार है, जो उसके स्टार्टिंग में उप लगा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला हमारा कि पारा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनता है? तो प्रचुर में तो नहीं है,
प्र में प्रभाव में भी नहीं है, और प्रा देखिए यहाँ पे प्रा है तो यह भी गलत है, तो हमारा सही हो जाएगा पराज है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन, किस पद में परि उपसर्ग है? किस पद में परि उपसर्ग लगा हुआ है? प्रतिष्ठ यहाँ पे तो नहीं होगा, प्रा यहाँ भी नहीं है और प्रत्येक यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, परिणामम, परिणामम। अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, कि वी उपसर्ग से कौन, वी उपसर्ग किस शब्द में है? तो आप लोग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहला में तो वह है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा, हमने आपको क्या बताया, देखना है कि अगर अगर हम लोग इसमें वी हटा देते हैं तो किसका अर्थ बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्वान, विद्वान भी है, इसमें भी अर्थ बचेगा, विदितम में भी है और विवाह में भी है, तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है टाइपिंग स्मॉट जैसे, यहाँ पे उपसर्ग नहीं है पूछना चाहिए था, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो विद्वान का भी अर्थ निकलेगा, विवाह का भी अर्थ निकलेगा और विदितम का भी अर्थ निकलेगा, लेकिन वनिता आप लोग का सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, आपको पूछना चाहिए था यहाँ पे क्वेश्चन में कि वी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संभवम पद में किस, कौन सा उपसर्ग है संभवम में? तो आप देखिएगा स और म है स्टार्टिंग में, है ना, स और आधा म, तो हलंत जहां भी लग जाता है उसका मान आधा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सम और नीचे में हलंत। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा लाइव चैप्टर में। अगर क्या है कि अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्यधिकम में, हमने क्या आपको बताया कि अत्यधिकम का निर्माण कैसे होगा, तो जिसके स्टार्टिंग में अति, अति जोड़ अधिकम, अति जोड़ अधिकम से अत्यधिकम बनता है, तो अति कहाँ भी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है अति, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप लोग आंसर जरूर दीजिए अगर लाइव चैट में जुड़े हैं तो, क्योंकि लाइव का मतलब यही होता है कि आप आंसर दीजिए, हम आपका आंसर देखें और समझ में आए कि आपको भी समझ में आ रहा है। अगला हमारे निर्माणम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निर्माणम में सिंपल सब, निर्माण में आप देखिएगा तो नी तो है ही, ठीक, नी तो है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो ऊपर म के ऊपर में र की मात्रा भी लगी हुई है, यानी कि नी और आधा र है, तो और ऑप्शन नंबर डी में आप देखिएगा तो नी और आधा र है। अगला हमारे किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु उपसर्ग नहीं है, अनुवाद में तो दिख ही रहा है भैया, इसमें कौन बड़ बात है। देखिए अन्वय जो है, अन्वय बनता है अनु जोड़ वय से, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और यहाँ पे अन्वेषणम में जो आधा न है इसका निर्माण होता है अनु जोड़ वेषणम, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में अन्वय है, जहाँ पे अनु लगले नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा आंसर, जहाँ पे अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस पद में अ उपसर्ग है? किस पद में अ उपसर्ग है? तो अवकाश में तो हम लोग को अ दिख ही रहा है, अविदा में नहीं है, अविकल में नहीं है और अव्ययतम में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, अवकाश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन, बस खत्म हो गया। अब हमारा प्रत्यय जैसा छोटा टॉपिक, उपसर्ग जैसा छोटा टॉपिक एकदम आराम से हमारा क्लियर हो गया है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, अब पहाड़ जैसा बड़ा टॉपिक है, क्या है, तो प्रत्यय, जैसे प्रत्यय बहुत, आपका संस्कृत व्याकरण में हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रत्यय है, और जो पढ़ने में आपको सबसे ज़्यादा हार्ड भी लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत टफ टफ वर्ड है जिनको आपको पढ़ना है। वैसे आपको बता दे रहे हैं प्रत्यय के बारे में थोड़ा बहुत, कि संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सत्री प्रत्यय, माफ करिएगा, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय, एक होता है स्त्री प्रत्यय, ठीक। प्रत्यय क्या होता है पहले ये बात करिए। प्रत्यय जैसे उपसर्ग में हम लोग बताया था कि जिस जो शब्द के पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल दे उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं, वैसे ही जो शब्द के बाद में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय में क्या रहता है कि इसमें संस्कृत व्याकरण में ऐसा ही नहीं कि कोई भी शब्द के बाद में जुड़ गया तो प्रत्यय बन गया। संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार के प्रत्यय को पढ़ना पड़ता है आप लोग को, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। इसमें जो हमारा कृत प्रत्यय होता है, कौन सा, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय में रहता यह है कि कृत प्रत्यय किसी भी धातु में जुड़ता है, किस में जुड़ता है, तो किसी भी धातु में जुड़ता है, किसी भी धातु में जुड़ता है, ठीक। धातु में, धातु क्या होता है भैया? अरे धातु क्रिया का नाम सुने हो भैया, क्रिया का हिंदी में क्रिया का, उसी क्रिया को, क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं। मान के चलो ना तुम कि क्रिया को ही धातु कहते हैं, लेकिन संस्कृत में है जो इसका थोड़ा नाम में चेंजेस होता है, जैसे कि होना, होना छोड़ दो, होना तुम लोग नहीं सुना होगा, होना कोई बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं लिखना,
बहुत छोटा एग्जाम्पल है, लिखना। लिखना जो है, लिखना क्रिया है, आपको मालूम है लिखना एक क्रिया है, लेकिन संस्कृत में लिखना को हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। संस्कृत में हम लोग लिखेंगे लिख। क्या लिखेंगे हम लोग? संस्कृत में लिख लिखेंगे, केवल लिख। और ये इसी को हम लोग कहेंगे धातु। ठीक, तो धातु क्या है? तो सिंपल बात में समझो कि क्रिया को ही हम लोग धातु कहते हैं। तो कृत प्रत्यय जो होता है यह धातु में हमेशा जुड़ेगा, यानी क्रिया में जुड़ेगा। और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसकी संख्या होती है 7 है। उसके बाद हमारा रहता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किस में जुड़ेगा? तो तद्धित प्रत्यय किसी भी शब्द में जुड़ेगा, और इसकी संख्या कितनी होगी? तो 13 को इसकी संख्या होगी। और होता है फिर हमारा स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय किसी भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने का काम करेगा, जिसकी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने का काम करेगा, जिसकी संख्या 7 होता है। ठीक है, चलिए प्रत्यय शुरू करने से पहले थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर प्रत्यय में हमने आपको बताया कि स्त्री प्रत्यय की संख्या 7 होती है, और कृत प्रत्यय की संख्या भी 7 होती है, और कृदंत प्रत्यय की संख्या, तद्धित प्रत्यय की संख्या 13 होती है। लेकिन देखिए, इसमें आप देखिएगा कि 13 को तद्धित में, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तद्धित प्रत्यय होता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोग का स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने का काम करते हैं, मतलब यह जहाँ भी जुड़ जाएगा तो यह पुल्लिंग जो भी होगा उसको स्त्रीलिंग में बदल देगा। तद्धित प्रत्यय जो होता है, तद्धित प्रत्यय का कोई भी शब्द में जुड़ सकता है, इसका कोई भी खास नियम नहीं है। लेकिन जो कृत प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय किसी भी धातु में जुड़ने का काम करता है, और कहीं नहीं जुड़ेगा। धातु मतलब हमेशा क्रिया में जुड़ेगा। तो चलिए आपको हम क्वेश्चन जैसे जैसे करवाते जाएंगे, वैसे वैसे आगे का ये सब सारा चीज़ जो है समझाते जाएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है कि भू प्लस सत्री से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय जुट रहा है? सत्री प्रत्यय। और सत्री प्रत्यय हमने आपको क्या बताया? देखिए यहाँ पे देखिएगा आप, भू में जुट रहा है। भू में जुट रहा है, भू का मतलब होता है होना। भू का मतलब होता है होना। होना मतलब कि एक क्रिया ही है। होना मतलब क्रिया ही ना होगा। तो ये अगर क्रिया में कोई जुट रहा है, क्रिया मतलब धातु में जुट रहा है, तो ये कौन सा प्रत्यय होगा? तो ये कौन सा प्रत्यय है? तो ये कृत प्रत्यय यानी कृदंत प्रत्यय है। और कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत ही आपको सत्री प्रत्यय के बारे में पढ़ना है। और भू में जब सत्री प्रत्यय जुटता है तो यह त शेष बचता है इसमें, यानी कि भवतः इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि राजन प्लस गीप से कौन सा शब्द बनेगा। यहाँ पे देखिए, गीप जो है, गीप एक स्त्री प्रत्यय है, और राजन जो है, राजन एक पुल्लिंग है। तो हमने आपको बताया कि स्त्री प्रत्यय किसी भी पुल्लिंग में जुड़ करके उसको स्त्रीलिंग में बदलने का काम करता है। तो राजन का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राजन का स्त्रीलिंग होगा रागी। रागी आप लोग जाने होंगे। देखिए, राजी भी नहीं होगा, रजनी भी नहीं होगा, और राजनी भी नहीं होगा, क्योंकि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो राजन का स्त्रीलिंग रागी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला हमारा कि मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। देखिए, मूर्ख हो जाएगा पुल्लिंग, और मूर्खा हो जाएगा स्त्रीलिंग। लेकिन जहाँ भी आप लोग आ जोड़ने से कोई स्त्रीलिंग बदल जाता है, जैसा कि मूर्ख तो नॉर्मल है, उसमें जब आ की मात्रा जोड़ देंगे तो वह स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, यानी मूर्खा हो जाएगा। तो जहाँ भी आ जुड़ता है उसको हम लोग टाप प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, जो नहीं पढ़े हैं प्रत्यय, हमको पता है, अब एकदम उनके सिर के ऊपर से भागता होगा, बाउंस जाता होगा, क्योंकि प्रत्यय हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। आप जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। जो पढ़े होंगे वह थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाते होंगे। सुंदरतमम में कौन सा
तद्धित पढ़ते हैं। देखिए तमम जहाँ भी जुड़ता है लास्ट में, तमम जहाँ भी शेष रहता है आप समझ लीजिए कि उसमें तमप पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला हमारा कि मनुष्य जोड़त्व। देखिए हमें आपको बताया कि प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है संस्कृत व्याकरण का, उसको आप देख लीजिए। आपका जितना भी वीडियोस उसमें मिलेगा उसको पढ़ लेंगे तो संस्कृत व्याकरण का नैया आपका पार हो जाएगा। ठीक है, सब तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो हमारा क्या है कि मनुष्य जोड़ त्व में कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए जहाँ भी त्व प्रत्यय जुड़ता है तो त्वम शेष बचता है। क्या शेष बचता है? त्वम, यानी कि मनुष्य त्वम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो जहाँ भी ई की मात्रा लगती है, देखिए किशोर क्या है, तो किशोर पुल्लिंग है और इसमें ई की मात्रा जोड़ दिए तो स्त्रीलिंग में बदल गया। तो ई की मात्रा जुड़ने से जहाँ भी स्त्रीलिंग में बदलता है उसको हम लोग गीप प्रत्यय कहते हैं। अगला हमारा पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो तुम जहाँ भी शेष रहेगा समझ जाइएगा कि तुमुम प्रत्यय जुड़ा है। अगला है मानव में कौन सा प्रत्यय है? तो मानव में जहाँ भी लास्ट में वह शेष लगेगा, देखिए मानव के लास्ट में क्या है? वह शेष है, वह है, तो वह जहाँ भी लगेगा समझ जाइए कि अन प्रत्यय जुड़ा है। अगला कि अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो देखिए अज हो जाएगा पुल्लिंग और अजा हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो आ की मात्रा हमने आपको बताया जहां भी लास्ट में आ की मात्रा जोड़ने से स्त्रीलिंग में बदलेगा उसको हम लोग टाप प्रत्यय कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की पठ जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? तो जहां भी सत्री प्रत्यय जुड़ता है तो त से न शेष रहता है, यानी कि पठन हो जाएगा। अगला इस इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इंद्र का स्त्रीलिंग रूप बहुत सिंपल है, इंद्राणी हो जाएगा। अगला कि देव जोड़ अण से क्या बनेगा? तो अन जहाँ भी शेष रहता है उसमें अन में ह की मात्रा जुड़ जाती है और देव है तो देव बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला हमारा कि नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके लास्ट में ईकारांत है, यानी ई की मात्रा है और जहाँ भी ई की मात्रा रहती है उसको हम लोग गीप कहते हैं। अगला हमारा कि लघु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो तल जहाँ भी रहता है उसके लास्ट में ता शेष बचता है तो लघुता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला कि पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो पांडव इसके लास्ट में क्या शेष बचा है? तो वह शेष बचा है। हमने आपको बताया कि जहाँ भी अन रहेगा उसमें वह शेष बचता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला हमारे नागरिक में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए नागरिक में जो ठक प्रत्यय होता है, ठक प्रत्यय, इसमें ईक शेष बचता है लास्ट में। जहाँ भी ठक प्रत्यय जोड़िएगा तो ईक इसके बाद में शेष बच जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको लास्ट में ईक दिखता होगा, यानी कि ठक प्रत्यय जुड़ा है। अगला कोकिल में कौन सा कोकिल का कौन सा क्वेश्चन है कि कोकिल में कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा? तो कोकिल का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कोकिला होगा। अगला हमारा है कि अस्था प्लस कत्वा में कौन सा शब्द है? अस्था और कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो कत्वा का त्वा ही सेंस रहता है, यानी कि स्थित्वा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कि स्त्री शिव जोड़ अण से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए अन हमने आपको बताया कि अन प्रत्यय को जुड़ने से वह शेष बचता है, यानी कि स्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला है कि कत्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो कत्वा में त्वा शेष रहता है तो हो जाएगा कृत्वा। अगला हमारा है कि मथ जोड़ कत्वा से कौन सा अवयव बनेगा? तो मथ जोड़ कत्वा प्रत्यय जुड़ने से त्वा शेष बचता है, तो इसमें भी त्वा नहीं है, इसमें भी त्वा नहीं है और इसमें भी त्वा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मथी त्वा। अगला है पूजनियम में कौन सा प्रत्यय है? तो नियम जहां भी देखिएगा ना लास्ट में तो समझ जाइएगा वहां पे अनियर प्रत्यय लगल है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला हमारा कि इंद्र प्लस गीस से कौन सा शब्द बनेगा? तो ई की मात्रा जुड़ी है, ई की मात्रा जुड़ी है कि इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो इंद्राणी हो जाएगा, क्योंकि गीस जो है एक स्त्री प्रत्यय है और स्त्री प्रत्यय का मतलब हमने आपको बताया जो स्त्रीलिंग में बदल देता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है कि अज जोड़ ताप से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए अज जो है, अज तो एक पुल्लिंग है, ठीक, और जो टाप है यह टाप एक स्त्री प्रत्यय है। तो अज में टाप जोड़ने से क्या बनेगा? तो इसका स्त्रीलिंग रूप बन जाएगा जो कि हो जाएगा हमारा अजा। अगला कि देव प्लस त्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो देव त्व जहाँ भी रहेगा उसके लास्ट में त्वम शेष बचता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि दृश्य जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो कत्वा मतलब कि तो कत्वा जहाँ भी होगा तो समझ जाइए कि त्वा शेष बचता है और दृष्टतवा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
सी राइट। अगला कि साधक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए साधक क्या है, साधक एक पुल्लिंग रूप है, इसको स्त्रीलिंग रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो क्योंकि टाप एक स्त्री प्रत्यय है तो इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा हमारा साधिका, और साधिका यह भी नहीं है, साधिका ऐसे नहीं लिखाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो मानव में देखिए वह जहाँ भी शेष देखिएगा लास्ट में वह देखिएगा, समझ जाइएगा वहाँ पे कि अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला कि पठ जोड़ कत्वा में से कौन सा शब्द बनेगा। कत्वा जुड़ा है यानी कि त्वा शेष बचेगा, हमने कब से बताया आपको, कत्वा जुड़ा है यानी कि त्वा से बचेगा, यानी हो जाएगा हमारा पठित्वा। अगला हमारा है कि गुरु प्लस इष्ठन से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए इष्ठन में इष्ट प्रत्यय से इष्ट शेष रहता है तो हो जाएगा हमारा गरिष्ठ, जो कि ऑप्शन नंबर ए नहीं है, सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला हमारा कि इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो यहाँ पे ई की मात्रा लगी हुई है और ई की मात्रा जहाँ भी लगे रहेगा हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे गीप प्रत्यय है। अगला हमारा है कि सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। दा जहाँ भी रहेगा सेम टू सेम दा ही कॉपी हो पेस्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कि अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो देखिए राजक का स्त्रीलिंग क्या होगा आपको नहीं मालूम है, राजकी हो जाएगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगला हमारा है कि किम जोड़ तल से कौन सा अवयव बनेगा। तो किम जोड़ तल से त्र ही शेष रहेगा तो हो जाएगा क्रुत, क्योंकि यहाँ भी त है और यहाँ भी त है, इससे आप लोग पहचान सकते हैं। अगला हमारा कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो लास्ट में ई है और ई जहाँ भी रहेगा तो हमने आपको बताया गीप प्रत्यय हो जाएगा, जिस कारण से हमारा ये हो जाएगा हंतु। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रागों में कौन सा अगला हमारा कि रागों में कौन सा रागों में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो रागों में व लास्ट में शेष है यानी कि अन्न प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्या क्वेश्चन हमारा कि 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कि निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो लास्ट में क्या हमारा है, तो लास्ट में हमारा आ है, आ है और जहाँ भी आ समझ जाइएगा तो वहाँ पे टाप समझ जाइएगा। अगला हमारा है कि धातु का स्त्रीलिंग क्या होगा, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो साधु का स्त्रीलिंग रूप साध्वी होता है, ठीक है। ये काहे हाईलाइटर हुआ, भाग जा रहा है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि गीप प्रत्यय में किस पद में है, गीप प्रत्यय किस पद में, मतलब कौन से शब्द में गीप प्रत्यय है। गीप मतलब कि इकारांत, और इकारांत कहाँ है तो इस श्रीमती में इकारांत है, फिर भाग जा रहा है, पगला है अपना। चलिए आगे हमारा कि लघु तमप में कौन सा शब्द बनेगा। तमप में यानी कि तम शेष बचेगा, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट। देखिए यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, एकदम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करिएगा, तो हम एक लाइव स्ट्रीम कर देंगे, एक वीडियो ला देंगे जिसमें हम पूरा आपको प्रत्यय बता देंगे कि किस प्रत्यय से कौन सा प्रत्यय में कौन सा शेष बचता है, जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग कहिएगा तभी लाएंगे, बिना मतलब के नहीं लाएंगे, क्योंकि हम लाएंगे आप लोग देखेंगे उखेंगे नहीं, फालतू का मेहनत बर्बाद जाएगा। इसलिए आप लोग भरा भर के कमेंट करिएगा, तो हम प्रत्यय पे एक सेपरेट वीडियो ला देंगे जिसमें हम बता देंगे कि कौन सा पद जुड़ता है तो कौन सा पद शेष बचता है। अगर आप बता रहे हैं हम आपको, अगर आप लोग प्रत्यय ढंग से पढ़ लेंगे तो मान के चलिए कि 10 नंबर तो आपके जो झोली में एकदम एग्जामिनर खुद देगा, आप मांगो नहीं करेंगे ना तब पर भी एग्जामिनर आप लोग को दे देगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रत्यय। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा तो हम ला देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है हमारा कि मृदु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा। तल है यानी कि ता शेष बचेगा। अगला हमारा कि अनियर प्रत्यय किस पद में है। तो अनियर में नियम शेष बचता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में तुमुम प्रत्यय है। तुमुम यानी कि मुम शेष रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा पठितुम। अगला कि मनुष्य जोड़ त्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो त्वम शेष बचा है, त्वम शेष का मतलब कि त्व प्रत्यय इसमें जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला हमारा कि किस शब्द में तल प्रत्यय है। तल मतलब कि ता शेष बचेगा, जनता, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला हमारा कुत्र अवयव से कौन सा पद बनेगा। तो त्र लास्ट में है यानी कि तल प्रत्यय इसमें जुड़ेगा। अगला नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो नेता का स्त्रीलिंग रूप नेत्री होगा, सिंपल क्वेश्चन था। कत्वा प्रत्यय किस पद में है। कत्वा मतलब कि त्वा शेष बचेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा पठित्वा। अगला हमारा कि दीर्घतम पट में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। दीर्घ जोर तमप, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तमप प्रत्यय है। अगला हमारा किम जोड़ तहसील प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। तहसील में त शेष रहेगा, तो जहां भी आप देखिए लास्ट में त है
यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है जी, और ऐजो नहीं है जी, तो ऐजा ना है जी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, मूसक जोड़ ताप से कौन सा शब्द बनेगा? तो टाप पढ़ते हैं जो है अंतिम में आल आता है, यानी कि हो जाएगा मूशिका। अरे सिंपल समझिए ना जी, टाप, गीप, गीस, ये सब जो है ये सब जो हमारा है स्त्री प्रत्यय है। तो जहाँ भी आप लोग देखिएगा टाप, देखिए आपको बता दे रहे हैं हम स्त्री प्रत्यय को आप लोग कैसे पहचानेगा। स्त्री प्रत्यय को पहचानने के लिए आपको हम बता दे रहे स्त्री प्रत्यय कौन कौन सा होता है। एक होता है टाप, कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग, टाप, डाप, चाप, गीप, गीस, गिन, उड़, ती, ये जो 8 है यह स्त्री प्रत्यय है। ठीक, तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिखेगा उसमें अगर इन 8 का नाम दिख गया तो समझ जाइए कि उसका जो स्त्रीलिंग रूप होगा उसका ही आंसर होगा। जैसे मूसक में टाप प्रत्यय देख लिया, और हमको आपको बताया क्या कि टाप एक स्त्री प्रत्यय है। तो जहां भी मूसक में दिखेगा कि टाप प्रत्यय जुट रहा है तो सिंपल आपको देखना है कि मूसक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, क्योंकि टाप क्या है, तो टाप एक स्त्रीलिंग प्रत्यय है। तो मूसक में का टाप स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो मूशिका हो जाएगा, और मूशिका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऐसे ही आप करके क्वेश्चन इसका बना देंगे। देखिए प्रत्यय ऐसा टॉपिक है कि दिमाग में अटाते अटाते नहीं अटता है, तो ऐसे ही कुछ कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा जिससे आप लोग याद कर पाएंगे। अब अगला कि स्थितः में कौन सा प्रत्यय है, तो स्थिति में त लास्ट में है, और कत प्रत्यय जो होता है इसमें त लास्ट से इसमें बसते हैं। वैदिक पद कैसे बनेंगे, देखिए ये इसका क्वेश्चन नहीं है। हाँ, सही सही सही। वैदिक पद कैसे बनेगा, तो लास्ट में इक है और ठक में वैदिक में जो ठक प्रत्यय होता है, यहाँ पे ठक लिखा हुआ है जो कि ठक होगा, ठक। ठक प्रत्यय से ही इक लास्ट में जुड़ता है, यानी वेद जोर ठक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो नारी में इकारांत जुड़ा हुआ है, और हमने आपको बताया जो गीप है, यह जहां भी आप लास्ट में इकारांत देखिएगा स्त्रीलिंग में उसको समझ लीजिएगा कि वह गीप प्रत्यय का उदाहरण है। अगला, किस पद में ठक प्रत्यय है, ठक यानी कि इक लास्ट में शेष बचेगा क्या, तो इक। ठीक, तो इक कहाँ पे लास्ट में है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है जी, और ऐजो नहीं है जी, ऐसा ना है जी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सामाजिक। अगला हमारा की सुंदर जोड़ तल में कौन सा शब्द बनेगा, सुंदर जोड़ तल, तल प्रत्यय जो है इसमें ता शेष बचता है। ठीक, ता शेष बचता है, ता शेष बचता है, तो जहाँ भी आप ता देखिए लास्ट में, यहाँ पे तो लास्ट में ता नहीं है, ऐजो नहीं है, ऐजो नहीं है, ऐचन है जी, सुंदरता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला हमारा कि हरिण जोर गीप से कौन सा शब्द बनेगा, देखिए हमने आपको क्या बताया, गीप, गीस, टाप, डाप, गिन, उड़, तीर, घीस, ये सारा जो है स्त्री प्रत्यय है। तो हरिण का में जब स्त्री प्रत्यय जुड़ेगा तो हरिण का जो भी स्त्रीलिंग होगा उसको आप मार दीजिएगा। तो हरिण का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हरिण का स्त्रीलिंग होगा हरिणी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला हमारा कि यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, देखिए वह जहां भी लास्ट समझ लीजिएगा आप लोग की अन्न है, क्या है, अन्न प्रत्यय जुड़ा है। ठीक, और जहां भी लास्ट में आप लोग ठग देखिएगा तो समझ लीजिएगा कि उसमें इक की मात्रा बाहर निकलेगी। ठीक, और अण में क्या जुड़ेगा, तो अन्न में व बाहर निकलता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा। अगला कि किस पद में ठग प्रत्यय है, तो ठग में हमने आपको यहाँ पे क्या बताया, ठग में ईक शेष रहता है, तो जहां भी लास्ट में ईक देख रहे हैं उसको मार दीजिए। तो पहिलका में तो नहीं है, दूसरको में नहीं है, तीसरको में नहीं है, लेकिन चौथका में है, साहित्यक के लास्ट में ईक लगल है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है वर्तमामम में कौन सा प्रत्यय है, वर्तमामम में कौन सा प्रत्यय है, तो ये जो सानस प्रत्यय होता है, सानस प्रत्यय में नम लास्ट में शेष रहता है, वर्तनामम, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, त्वा प्रत्यय किस शब्द में बना है, त्वा प्रत्यय किस शब्द में बना है, तो त्वा में क्या रहता है, त्वा में त्वम शेष बचता है, क्या शेष बचता है, तो त्वम। ठीक, तो त्वा प्रत्यय जहां भी जुड़े रहेगा उसके लास्ट में त्वम रहेगा, तो मानवत्वा में तो नहीं है, धनी में भी नहीं है, और देवतम में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, देवतम त्वम। अगला है कि स्त्री प्रत्यय कितने हैं, तो हमने आपको क्या बताया, स्त्री प्रत्यय की संख्या 8 होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि अश्व जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो हमने आपको क्या बताया, टाप है स्त्री प्रत्यय, तो स्त्री प्रत्यय जहां भी जुड़ेगा तो उसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, तो और अश्व का स्त्रीलिंग रूप होता है अश्वा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सहनीय, सहनीय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो अनिय में जहां भी रहेगा उसमें अनियर प्रत्यय जुड़ा रहता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो देखिए मान लास्ट में जुड़ा हुआ है ना, मान, और मान किसका शेष बचता है, तो मतुप प्रत्यय में शेष बचता है, किसमें,
तो मतु प्रत्यय में मान शेष बचता है। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट हो जाएगा। अगला हमारा कि लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए जो इक, इसमें क्या लगा लास्ट में इक है, और जो ठक प्रत्यय होता है, ठक प्रत्यय जहाँ भी लग जाता है उसके लास्ट में इक जुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और यहाँ पे जो थाल प्रत्यय है, थाल प्रत्यय जहाँ भी जुड़ जाएगा तो उसके लास्ट में था शेष रहता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अगला हमारा मित्र जोड़ तल प्रत्यय का निष्पर्श रूप, तो तल प्रत्यय जहाँ भी जुड़ जाएगा तो समझ जाइएगा कि लास्ट में आपका ता शेष रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मित्रता। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है, दा प्रत्यय नहीं है। तो देखिए दा प्रत्यय का एकदम सिंपल सा फंडा है, इसके लास्ट में दा ही रहेगा। तो इसमें भी दा है, इसमें भी दा है, और इसमें भी दा है, लेकिन यह बंधु धा है, तो यह गलत हो जाएगा। अगला हमारा कि लघु तमम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, लघु तमम में, तमम मतलब कि तमप प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला कि त्व प्रत्यय से कौन सा शब्द कौन से बना शब्द कौन सा है, त्व प्रत्यय देख लीजिए ही हो, त्व प्रत्यय, त्व प्रत्यय से देखिए यहाँ मान्यता तो ता प्रत्यय जुड़ल है, वनियम में तो जुड़ा ही नहीं है, और वैश्यम में जुड़ा नहीं, तो त्वमप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो ई के लास्ट में जुड़ा है, यानी कि टाप हो जाएगा। अगला कि पट्टू जोड़ तल में कौन सा शब्द बनेगा, तो पट्टू जोड़ तल से होता है पट्टुता। और इस प्रकार से पहाड़ हम लोग का खत्म हो गया। पहाड़ मतलब बोले तो आप लोग का प्रत्यय खत्म हो गया। अब आपका क्या है, अब देखिए इसके बाद धातु प्रक्रमण है। ठीक है, उसके बाद धातु के बाद हमारा कारक प्रक्रमण है, और उसके बाद फिर देखेंगे तो समास है। ठीक है, तो हम लोग क्या सोचते हैं ना कि समासवा जो वाला है ना, जो छोटा टॉपिक है, तो समास को लपेट लिया जाए आज के। चलिए समास को लपेटे लेते हैं उसका। चलिए थोड़ा सा समास के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि समास ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए समास का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आप लोग। हु इज समास, कौन है भैया, कौन है ये समास। तो देखिए आपको कल का लाइव सेशन आप लोग पढ़े होंगे, तो हमने आपको बताया था कि जो संधि है, संधि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर दिलाएगा, तो संधि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 नंबर दिलाएगा। लेकिन संधि जो है ये थोड़ा हार्ड चीज़ है, लेकिन आपका जो समास है ये बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर दिलाएगा आप लोग को, तो ये 7 से 8 नंबर आराम से आप लोग को दिलाएगा, बिना कोई भी दिक्कत के। और ये समास जो है ये आसान चीज़ भी है। ठीक है, तो चलिए समास के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्या होते हैं समास, इनके दादा का नाम, बाबा का नाम, सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। समास क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। समास का साफ शब्दों में आप अर्थ समझिए, संक्षेपण करना, ये संक्षेपण पढ़ना। अब संक्षेपण मतलब क्या होता है, अरे भैया हिंदी में बात करो, अरे हम हिंदी में बोल रहे हैं भैया, संक्षेपण करना नहीं पता है संक्षेपण मतलब। संक्षेपण मतलब होता है कि बहुत बड़ा वर्ड दिया है, 2-3 शब्द दिया है आप लोग को, उसको हम लोग को एक शब्द में लिखना है, तो उसी को हम लोग कहते हैं संक्षेपण करना। ठीक, मतलब कि आपको 2-3 शब्द दे दिया जाएगा, उसको आपको एक वर्ड में लिखना रहेगा, तो उसको ही हम लोग कहेंगे छोट। देखिए संक्षेपण का मतलब होता है कि संक्षेप में लिखना, छोटा में लिखना। तो समास का यही काम रहता है, समास में आपको 2-3 ठे शब्द दे दिया जाएगा, और उसको छोटा करके आप लोग को लिखना रहता है। ठीक, तो एक बार अपने दोस्तों पास पहले शेयर करिए तो आज के सेशन को अभी, क्योंकि नया टॉपिक हम लोग का समास शुरू हो रहा है, और यह आपको एग्जाम में 7 नंबर खड़े खड़े दिला के जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक भी है, इसलिए दोस्तों पर शेयर करके बुला लीजिए, जो भाग गए हैं भगोड़ा आदमी जो है उन लोग को बुला लीजिए। ठीक, और हम लोग बात करते हैं समास के बारे में। देखिए समास का परिभाषा कौन जिंदगी में आप लोग से पूछने वाला नहीं है। समास के बारे में वैसे जान लीजिए क्या होता है समास। तो समास होता है किसी भी 2 शब्दों को एक में मिला करके उसको छोटा रूप में लिखना, समास कहलाता है। ठीक है, अब हमारा क्या है, समास में 3 चीज के बारे में आप लोग जानना रहता है। एक तो हमारा रहता है प्रथम पद, उसको जिसको हम लोग कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं, पूर्व पद। ठीक, और एक दूसरा होता है हमारा उत्तर पद, उत्तर पद। ठीक, तो पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है, तो कोई भी समास में, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल उठा लेते हैं। देखिए यहाँ पे चंद्रशेखर एग्जाम्पल उठा लिए। ठीक है, सिस्टम हैंग हो गया, 1 सेकंड रुक जाइएगा। एक्सक्यूज मी बॉस, क्या तुम जिंदा हो।
आ गया जीत गए। जिंदा, हमको लगा मर गया। नहीं भैया, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। देखिए एग्जाम्पल हम लोग क्या ले रहे थे, कोई एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है चंद्रशेखर। ठीक, चंद्रशेखर में जो है हमारा ये जो चंद्र है, आप देखिएगा चंद्र भी एगो शब्द है अपने आप में, और ये जो शेखर है यह भी अपने आप में एगो शब्द है कि नहीं? सच सच बताना, है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल है। चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा, और शेखर का मतलब होता है जो सिर पर विराजमान होता है। ठीक, तो देखिए दो शब्द आपस में मिल गया, और दो शब्द आपस में मिल करके नया अर्थ प्रकट कर दिया। इसको ही हम लोग कहते हैं, इसको ही हम लोग कहते हैं समास। ठीक, इतना तो हम लोग को समझ में आ रहा है, इतना गंवार नहीं है। ठीक है, ठीक है भैया, समझ में, समाज समझ में आ गया। इसी में जो हमारा चंद्र जो है, ये जो पहला पद है, इसी को कहते हैं हम लोग पूर्व पद। ठीक, और ये जो शेखर जो है, ये बाद वाला जो पद है, इसको कहते हैं हम लोग उत्तर पद। तो यही चीज आप लोग को समझना है, पूर्व पद किसको कहते हैं और उत्तर पद किसको कहते हैं। पूर्व पद किसको कहते हैं, जो पहले जुड़ता है, और जो उत्तर पद किसको कहते हैं, जो बाद में जुड़ता है। ठीक है, जो बाद में रहता है उसको हम लोग उत्तर पद, जो पहले जुड़ता है उसको हम लोग पूर्व पद कहते हैं। ठीक, यह कोई खास चीज नहीं है, फिर भी आपको बता दी है आपकी जानकारी है। तो अब हमारा है समास के प्रकार, जो कि संस्कृत व्याकरण में 4 प्रकार के समास होते हैं। कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ समास इन संस्कृत व्याकरण? देयर आर 4 टाइप ऑफ समास इन संस्कृत व्याकरण। अंग्रेजी मत जाड़ो, हिंदी में बतियाओ। ठीक है भैया, हिंदी में बतियाते हैं। हिंदी में बतिया रहे हम आपको कि समास के 4 प्रकार होते हैं। समास के 4 प्रकार होते हैं संस्कृत व्याकरण में। हिंदी व्याकरण में पढ़िएगा तो 6 प्रकार होते हैं। ठीक, डायरेक्ट 6 प्रकार, लेकिन यहाँ पे 4 प्रकार है। कौन कौन सा है प्रकार? देखिए राइटिंग थोड़ा घटिया लिखाएगा, फिर भी आप लोग मैनेज करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, चाहे हमारा एक है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव, अवयवी भाव समास, बहुत बढ़िया लिखा गया जी। हाँ, पहला हमारा क्या है, अवयवी भाव समास। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास दूसरा नंबर। ओके, समझ गया। अगला तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व, आजा आजा, ये द्वंद्व समास। और हमारा चौथा क्या है? चौथा हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए आप लोग में जो बहुत थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे बच्चा, देखिए हम अगर कुछ जो नहीं पढ़े होंगे तो उनको हम बता देंगे तो ऐसे ही विश्वास मान जाएंगे, लेकिन जो पढ़े होंगे तुरंत कमेंट में गाली लिख के भेजेगा कि अरे साला, हम तो 6 गो पढ़े रहे समाज के बारे में, तू 4 गो बता रहा है। तो सुनिए ना भैया, काहेला बमकते हैं जी, काहेला बमक रहे हैं। जो समास होता है संस्कृत व्याकरण में, टोटल समास की संख्या होती है 6 ठे। कितनी? 6 ठे। लेकिन समास के प्रकार कितने होते हैं? तो समास के प्रकार होते हैं ओनली 4, 4 ठे। कौन कौन सा? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब सुनिए, यह जो हमारा तत्पुरुष समास होता है, इस तत्पुरुष समास के भी 2 भेद होते हैं। मतलब तत्पुरुष समास के भी 2 गो बेटा। ठीक, कौन कौन से बेटा है? तो एगो आप लोग नाम सुने होंगे द्विगु समास के बारे में, सुने कि नहीं? जो पढ़े होंगे वो जरूर सुने होंगे। ठीक, द्विगु समास के बारे में। और दूसरा आप लोग पढ़े होंगे कर्मधारय समास के बारे में, कर्मधारय समास के बारे में। ठीक, तो टोटल देखिए, सिंपल देखिए, प्रकार नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में कौनो जिंदगी में, समझिए आप लोग इसको। समास की कुल संख्या 6 है। पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और छठा कर्मधारय समास। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अवयव भाव समास किसको कहेंगे? तो जहां भी आप लोग प्रथम पद अवयव देखेंगे, अवयव किसको कहते हैं रे? अरे भैया, अवयव मतलब कि जेकरा पर क्रिया, धातु, लिंग, इस सब का कोई प्रभाव नहीं करता, एकदम बंडा आदमी है, इस पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल वो दे दूं कि हमको समझ में आए, जैसे तुम लोग सुने होंगे यथा। यथा, यथा जो शब्द है, इसका ना तो कभी स्त्रीलिंग होगा, कभी ना तो पुल्लिंग होगा। यथा का कभी आप लोग यथी सुने हैं? नहीं भैया, कहाँ सुने हैं, होता ही नहीं है। फिर उसके बाद सुनेंगे आप लोग सब सब प्रति, प्रति, कौन सा शब्द? तो प्रति, प्रति वर्ष, प्रतिहार, प्रतिकार, ये सब कोई शब्द में जुड़ता है तो इसका आप लोग स्त्रीलिंग रूप कभी सुने हैं? कोई भी नहीं करता है, क्योंकि यह सब जो है ये सब अवयव है। अवयव का मतलब कि इस पे किसी भी लिंग का, कारक का, ये सब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अवयवी भाव समास मतलब कि जिस पर लिंग
जिसके स्टार्टिंग में अवयव हो। अवयव किसको कहते हैं? तो जिसपे लिंग, कार, समय, संज्ञा, सर्वनाम किसका भी प्रभाव ना पड़े उसको हम लोग अवयव कहेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास सबसे छोटा है, सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। इसमें डायरेक्ट समझ लीजिए ना कि अगर तत्पुरुष समास में विग्रह होने पर कारक चिन्ह आ जाता है, कारक चिन्ह आ जाता है विग्रह होने पर। जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम लोग को मिल ही जाएगा। ढूंढते हैं, चलो चलो ढूंढते हैं। माता और पिता ऐसे लिखा जाता है ना जी। तो यह हो जाएगा आपका योजक चिन्ह। जहाँ भी जेड देख लेंगे यह वाला चिन्ह, उसको आप लोग समझ लीजिएगा कि वह हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। इसके अलावा जब एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है तो उसको भी हम लोग द्वंद्व समास में ही पढ़ते हैं। फिर हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिसमें देवी देवता का नाम आ जाता है, मतलब कोई अलग अर्थ निकल जाता है, उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे। फिर द्विगु समास। द्विगु समास से हम लोग को हमेशा संख्या का बोध हो। जहाँ भी लगे कि कोई संख्या का बोध हो, जैसे दोपहर, दोपहर का मतलब कि दूसरा पहर, तो लग रहा है ना कि संख्या का बोध हो रहा है, तो उसको हम लोग द्विगु समास कहेंगे। फिर उसके बाद है अंतिम हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हम लोग को लगेगा कि किसी की विशेषता बताया जा रहा है, उसको हम लोग कहेंगे कर्मधारय समास। तो अभी सबको हम लोग रिलेट करते हैं और इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, तब जाकर के आप लोग को एकदम भेजा में खोपड़ी खुश के दिमाग में अड़ जाएगा। क्या क्या हमने आपको बताया? 6 प्रकार बताया है समास के बारे में। कौन कौन सा? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एकदम समझ में आने वाला है। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले भाई शेयर कर दो यार, सेशन को शेयर कर दो यार। चलो रोएंगे नहीं हम, तुम लोग को रोना चाहिए साला, एग्जाम तुम लोग का नजदीक है। क्या है कि द्विगु समास का उदाहरण क्या है? द्विगु समास का उदाहरण क्या है? द्विगु मतलब कि, द्विगु का मतलब कि पहला संख्या, इसमें संख्या का बोध होना चाहिए। तो अध्यात्म में कोई भी संख्या पता नहीं चल रहा हम लोग को। उसके बाद अगला हमारा है कि कालिदास। कालिदास तो नाम है भैया, एकरा में कौन संख्या होगा? चंद्र उज्ज्वल, इसमें भी नहीं है। लेकिन सप्ताह, सप्ताह का मतलब होता है कि 7 गो दिन। इसको सप्ताह से हम लोग को क्या पता चल जाएगा ना कि 7 गो दिन आपस में मिल करके सप्ताह का निर्माण करता है। तो एक संख्या का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला हमारा किस समास में सभी पद प्रदान होते हैं? तो देखिए, जो द्वंद्व हमने आपको बताया समास जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है, इसमें माता पिता भाई बहन ये सब जुड़ा रहता है, तो उसमें योजक चिन्ह लगाया जाता है। और योजक चिन्ह जहाँ भी लग जाता है उसका मतलब होता है कि उसका इधर का भी पद उतना ही वैल्यूएबल रहेगा जितना उसका इधर वाला पद रहेगा। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग आपको बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, किस समास में सभी पद प्रदान होते हैं? तो द्वंद्व समास में। अगला कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर में हो जाएगा, चंद्रशेखर से किसको हम लोग संबोधित करते हैं? तो चंद्रशेखर, चंद्र पे है जिसके शेखर, तो हम लोग भगवान शंकर जी को संबोधित करते हैं। भगवान शंकर को चंद्रशेखर कहा जाता है। तो जहाँ भी देवी देवता का नाम का बोध होगा तो आप समझ लीजिएगा बहुव्रीहि समास होगा। अगला है मधुर वचनम। अरे यार, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि मधुर वचनम में कौन सा समास है? मधुर वचनम में, तो मधुर है जिसका वचन। तो हमने आपको क्या बताया था कि जहाँ किसी की विशेषता बताई, यहाँ पे क्या विशेषता बता रहा है कि जिसका वचन मधुर है, यानी कि उसके कोई भी है उसका वचन का तारीफ किया जा रहा है कि उसका वचन बहुत ज्यादा मधुर है। तो जहाँ पे जिसका भी विशेषता बताया जाता है उसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। अगला हमारा कि किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो हमने आपको बताया जहाँ संख्या का बोध होगा उसको हम लोग द्विगु समास कहेंगे। अगला कि लंबा उदर यस्य स का समस्त पद क्या होगा? तो लंबा उदर यस्य स, लंबा उदर से यस्य स मतलब कि जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो यानी कि लंबोदर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए समास का हम लोग परिभाषा आपको बताए थे ना कि देखिए इतना बड़ा शब्द है लंबा, उदरम, यस्य स, ये 4 गो शब्द मिल करके एक गो शब्द का निर्माण कर दे रहा है लंबोदर का। और समास का यही काम रहता है कि बहुत सारे शब्द को एक गो शब्द में यह तब्दील कर देता है। अगला हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि नीलम उत्पलम का समस्त प्रत्यय क्या होगा? नीलम उत्पलम यानी नील जोड़ उत्पलम, नील और उ मिलकर के ओ का निर्माण करेगा, यानी हो जाएगा नीलोत्पलम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला किस शब्द में समाहार द्विगु समास होता है? द्विगु समास में यानी कि संख्या का बोध हो और पंचतंत्र में 5 तंत्र, पंचतंत्र हमसे क्या बोल रहा है कि 5 गो
तंत्र का बोध हो रहा है, यानी कि इससे संख्या का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि घन ईयुष श्याम का समस्त पद क्या होगा? घन ईयु श्याम यानी कि घनश्याम, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर की लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है जिसका उधर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लंबोदर। और लंबोदर से किस भगवान को हम लोग संकेत करते हैं? तो भगवान गणेश को यानी गजानन को संबोधित करते हैं। और जहां भी भगवान का बोध होता है उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला हमारा है कि किसी समास का पहला पद अवयव हो। हमने क्या बताया आपको? जहां भी अवयव होता है उसको अवयवी भाव कहते हैं। अगला हमें कि एकम एकम इति का समस्त पद क्या होता है? एकम एकम इति यानी कि एक एक करके आगे बढ़ना, यानी कि प्रत्येक। एकम एकम इति का होगा प्रत्येकम, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष मतलब कि जिसको आप लोग विग्रह करेंगे तो उसमें कारक चिन्ह आ जाएगा, उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक, तो धन पहला हमारा ऑप्शन है कि धनहीन। धनहीन का आप लोग जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? धन से हीन, इसमें क्या आ रहा है? से आ रहा है। और से क्या है? तो से एक अपदान कारक है, क्योंकि यहाँ पे विछड़ने का बोध हो रहा है। तो जब कारक चिन्ह आ गया, अपदान कारक यानी कारक चिन्ह आ गया, तो उसको ही हम लोग कहेंगे तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, धनहीन। अगला कि शताब्दी कैसा समास है? तो शताब्दी से हम लोग को समझ में आ रहा है कि 100 वर्षों का समय क्या है? 100 वर्षों का समय को शताब्दी कहते हैं। और जहां भी समय का बोध हो, संख्या का बोध हो, उसको हम लोग द्विगु समास कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला हमारा है कि पूर्व पदे ने प्रधानो रिक्त रिक्त अरे यार छोटा कर हाँ, पूर्व पदेन प्रधानो रिक्त स्थान का उपयोग सक भरे। पूर्व पद प्रधान किस में रहता है? मतलब पहला पद किस में मेन रहता है? तो देखिए हमने आपको बताया नहीं, लेकिन ये बता देता है अभी आपको कि अवयवी भाव जो समास होता है इसके स्टार्टिंग में ही अवयव रहता है, और इसका स्टार्टिंग वाला पद हमेशा महान रहता है, मतलब वैल्यू उसका ज्यादा होता है। तो यहाँ पूछ रहे पूर्व पद प्रधान, किसका पूर्व पद प्रधान होता है? तो अवयवी भाव का पूर्व पद प्रधान होता है। अगला हमारा किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो हमने आपको क्या बताया कि जो किसी की विशेषता बताने का काम करता है उसको हम लोग कर्मधारय कहते हैं। अगला कि संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? तो संस्कृतस्य साहित्यम, ये संस्कृत का साहित्य यानी संस्कृतस्य साहित्यम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला कि तयाणम तयाणम भुनवाना संहार में कौन सा शब्द बनेगा? त्रयाणम भुवनाना संहार। त्रय त्रय का अर्थ होता है 3, ठीक। भू का हो जाएगा भवन, संहार यानी त्रिभुवनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि 100 गो क्वेश्चन आपसे पूछबे करेगा और 100 गो में से 50 गो बनाना है, यानी कि 50-50% आपको चांस मिलता है। तो क्वेश्चन छोड़िएगा तभी ना मजा आएगा। तो इस एक आध दो क्वेश्चन आपको छोड़ना भी जरूरी है। अगला कि अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अनु जोड़ रूपम। अनु क्या है? अनु स्टार्टिंग में जुड़ रहा है, और अनु का मतलब होता है अनु एक अवयव है, और जहां भी स्टार्टिंग में अवयव जुड़ जाएगा अवयवी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला हमारा कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष ये हमने आपको बता दिया था कि देवदूत को आप लोग जोड़िएगा, देव का दूत, यहाँ पे कारक चिन्ह आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला कि देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? तो देशभक्ति, देश की भक्ति, और की जहाँ भी जुड़ जाता है तो अश्य जोड़ते हैं हम लोग। जब आप लोग कार रूपावली पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि अश्य देवश्य देवयो देवानाम, ये सब सारा चीज पढ़े होंगे आपको, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। फिर हमारा रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? रमा और च का मतलब होता है और सीता च यानी च का मतलब होता है और, राम और सीता यानी कि रमा सीते। अगला हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा, तो बहुव्रीहि मतलब जहाँ पे किसी भगवान का बोध हो। घनश्याम, ठीक है, पंचागनम, लंबोदरम और अधिहारी। तो लंबोदर जो है गणेश भगवान का नाम है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है देह रक्षा में कौन सा समास है? देह रक्षा मतलब देह की रक्षा, और की एक कारक चिन्ह है, जो कि कारक चिन्ह जहां भी आएगा उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। अगला हमारा है कि अर्थाय भावों का विग्रह क्या होगा? अर्थाय भाव यानी अर्थ का अभाव, अर्थ का अभाव, और का जहां भी आएगा उसमें अस्य जोड़ते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि धर्म च काम च का समस्त पद क्या होगा? तो च मतलब और होता है, च मतलब होता है धर्म और अर्थ, धर्मार्थ च काम,
तो धर्मर्थः काम, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि नीलोत्पलम का कौन सा समास चिन्ह, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम, नीला है जिसका उत्पलम मतलब कि किस की विशेषता बताई जा रही है, जो नीला है जिसका उत्पलम किसी की विशेषता बताई जा रही है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जिसमें कर्मधारय समास में हम लोग किसी की विशेषता बताते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कर्मवीर का समस्त पद क्या होगा? कर्मस्य वीर, कर्म कर्मणि वीर का समस्त पद क्या होगा? तो कर्मणि वीर यानी कर्म से वीर यानी कि हो जाएगा कर्मवीर। अगला कि पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? चलिए इसका क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है हमारा पुरुष सिंह, ठीक है, पहले ऑप्शन सही है, इसमें का दिमाग लगाना है। अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति यानी कि स्टार्टिंग में देखिए यह एक स्पेशल टाइप का समास है, नए समास। देखिए नए समास कोई समास का प्रकार नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा समास है। जहाँ भी आपको नकारात्मकता का बोध होगा, जहाँ भी लगेगा कि किसी भी चीज़ का ऋणात्मकता का बोध हो, उसको हम लोग नए समास कहते हैं। तो अशांति यानी जहाँ शांति ना हो, तो यह ऋणात्मकता का बोध हो, तो इसको ही हम लोग नए समास कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन अब इससे पूछा जाता है, पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब 5-6 सालों से पूछा जाता है। नए समास से एक क्वेश्चन डिफिनिट आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। अगला है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि मतलब जिसमें भगवान को हम लोग याद करते हैं, मतलब भगवान का नाम होता है। तो हरि हरे कोई भगवान का नाम नहीं है, शिक्षा विहीना कोई भगवान का नाम नहीं है, दलित बालकम भी भगवान का नाम नहीं है, लेकिन दिगंबर जो है हम लोग विष्णु भगवान को शायद दिगंबर कहा जाता है, यानी भगवान का नाम है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर पीत है जिसका अंबर, विष्णु भगवान का वस्त्र पीला होता है, और अंबर मतलब होता है पीला कपड़ा, तो पीत है जिसका अंबर, तो पीताम्बर हो जाएगा। किसी भगवान को याद कर रहे हैं हम लोग, यानी कि हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथा के स्टार्टिंग में यथा जुड़ा हुआ है, जो कि एक अवयव है, और अवयव जहाँ भी जुड़ा होगा उसको हम लोग अवयवी भाव समास कहते हैं। अगला हमारे नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है जिसका कंठ, उसको हम लोग कहते हैं नीलकंठ, और नीलकंठ हम लोग भगवान शिव को पुकारते हैं, यानी किसी भगवान का बोध हो रहा है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला किस पद में द्विगु समास है? द्विगु मतलब संख्यावाचक, संख्या कहाँ पे है? राष्ट्रपति में नहीं है, गजानन में नहीं है, राधा कृष्ण में नहीं है, सप्तपदी में। सप्तपदी में संख्या है सात पदी, और द्विगु समास किसी भी संख्या को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, हमने आपको बताया था, और तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान होता है। किस समाज में उभय पद प्रधान होता है? उभय पद मतलब कि दोनों पद, और दोनों पद किस में होता है? तो हमने आपको बताया द्वंद्व समास, जहाँ पे योजक चिन्ह रहता है उसमें दोनों पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस समास का प्रथम पद नकारात्मकता का बोध करता है? तो हमने आपको बताया जो नए समास होता है यह ऋणात्मकता का बोध होता है, निगेटिव टी लाता है, इसीलिए इसको हम लोग ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि किस पद में अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? बट जब किस में पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? तो हमने आपको बताया जो समास जो होता है इसमें बहुत सारे शब्द जो हैं आपस में मिल जाते हैं अपने विभक्तियों को छोड़ करके। अगला हमारे के अन्यानम में कौन सा समास है? तो अन्यानम यानी कि न्याय जहाँ ना हो, और ये जहाँ भी निरात्मकता का बोध हो उसको हम लोग नए समास कहेंगे। राज्य पुत्र का समस्त पद क्या होगा? राज्य पुत्र मतलब कि राजा का पुत्र। जय श्री राम। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो है ये समास भी कंप्लीट हो गया। तो आज के इस वाले सेशन में हमने समास भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। समास मतलब बोले तो 7-8 नंबर ऐसे ही हम लोग हाथ में कर लिए हैं। फिर उसके बाद हमने क्या कंप्लीट किया? तो उसके बाद हमने कंप्लीट किया प्रत्यय कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद फिर हमने उपसर्ग कंप्लीट कर लिया। इससे पहले वाले सेशन में हमने संधि भी कंप्लीट कर लिया था। तो हमने जो मेन चीज़ है संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, कारक तो नहीं किए भैया, समास, तो बचा क्या? कारक और शब्द रूप। अब देखिए आप कहिएगा तो हम अगले सेशन में इन दोनों को लेकर के आ जाएंगे, या फिर आप कहिएगा कि एक वीडियो बना के डाल दो जिसमें प्रत्यय के बारे में बताओ कि प्रत्यय को कैसे पहचाना जाता है, तो हम वो भी ला देंगे। या फिर आपको कोई और सब्जेक्ट में डाउट हो, क्योंकि अभी हम डाउट आपका क्लियर करवाने में पड़े हैं, तो कोई और सब्जेक्ट में डाउट हो तो उसके बारे में बता दीजिएगा, उस पर हम लोग लेकर के आ जाएंगे अगला लाइव स्ट्रीम। तो आशा करते हैं कि आपको आज का ये वाला सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर बहुत भी नहीं पसंद आया, अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा।
और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार का सेशंस, इसी प्रकार के वीडियोस आपको अब डेली के डेली मिलने वाले हैं, जैसा कि अभी आप लोग को मिल रहा है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।